जय भीम इंडिया न्यूज में मैं सृष्टि असाटी आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। नए संसद भवन के ऊपर राजमुद्रा पर अंकित राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अपमान किया गया। इसी के विरोध में आंदोलन छेड़ते हुए अशोक स्तंभ के ऊपर की हिंसक प्रतिमा बदलने की मांग जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर की गई। नहीं सहेंगे सम्राट अशोक ब्रिगेड का 11 जुलाई को देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने जो नए अशोक स्तंभ का अनावरण किया, ये अशोक स्तंभ जो भारतीय संविधान ने एक्सेप्ट किया हुआ है वो अशोक स्तंभ नहीं है। एक नया अशोक स्तंभ यहाँ पे सरकार ने पेश किया है। ये राष्ट्रीय प्रतीक है और ये केवल स्टैचू नहीं, वो देश का सम्मान है और देश के सम्मान के खिलाफ खिलवाड़ किया गया है। आज देश की राजमुद्रा से खिलवाड़ हुआ है, कल भारतीय संविधान से भी ये सरकार खिलवाड़ कर सकती है। इसके विरोध में आज सम्राट अशोक ब्रिगेड के माध्यम से अकोला जिलाधिकारी कार्यालय पर आज हमने निदर्शन आंदोलन किए हैं। जिन्होंने ये कार्रवाई की है, जिन्होंने राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान किया है, उन पर राष्ट्र विरोधी राष्ट्रद्रोही उन्हें दाखिल होने चाहिए, हमारी मांग है। भाजपा नेता और सांसद अनिल बोंडे ने अमरावती महानगर पालिका के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान अमरावती शहर में अधिकृत अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए। इस पर मनपा प्रशासन हरकत में आई और राजकमल चौक से गांधी चौक तक जहां अतिक्रमण को पूरी तरह से हटाया गया, वहीं बापट चौक में भी अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा था। तभी पूर्व राज्य मंत्री तथा भाजपा विधायक प्रवीण पोटे पाटिल अचानक आए और कार्रवाई का कड़ा विरोध किया। इस बार अतिक्रमण हटाने का समय 2 दिन पहले नोटिस क्यों नहीं आया, इस पर उन्होंने बात की। ऐसे खड़े शब्दों में प्रवीण पोटे इन्होंने मनपा के अधिकारियों को सुनाया और अधिकारियों के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। कोरोना काळामध्ये मोठ्या संकटात सापडला होता आणि यांचा काय घरचा यांच्या का वडिलाचं काम आहे का, कोणी यायचं कोणी काही करायचं आणि आपलं अतिक्रमण तोडायला लावायचं। हा न्याय होऊ शकत नाही। जनतेसोबत न्याय घ्यायला पाहिजे। आम्ही लोकप्रतिनिधी न्याय करण्यासाठी या ठिकाणी बसलेलो आहे। कोणाचं जर अतिक्रमण तोडत असेल तर मी सगळ्या पूर्ण तुम्हाला सांगतो, जनतेतला किंवा आपले सगळे व्यापारी लोकांना सांगतो, आपलं अतिक्रमण तोडू देऊ नका। त्यांना पहिल्यांदा नोटीस मागा। जर आपण नोटीस मागितल्यानंतर जर आपण त्या याच्यामध्ये याच्यामध्ये जर असेल जास्त आपलं एक्सेस बांधकाम असेल किंवा एक्सेस आपण काहीतरी दुकान वाढवलं असेल तर आपण आपल्या हाताने काढू। आपलं कोणतंही काम खराब होणार नाही याची आपण काळजी घेऊ। आपण अतिक्रमणासाठी आमचा विरोध नाही आहे, परंतु जबरदस्तीने जर कोणाचं दुकान तोडत असेल, कोणाचं नुकसान होत असेल, कारण 2 वर्षाच्या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये कोरोनामुळे लोकांचं नुकसान झालेलं आहे, व्यापाराचं नुकसान झालं। 2 वर्ष व्यापार नव्हता, लोकांना मरण्याची वेळ आली होती, भूकमारीची वेळ आली होती आणि अशा काळामध्ये जर आपण करत असेल तर आपण सगळ्यात महत्वाचा मूर्खपणा करत आहे। याचं महानगरपालिकाचं प्रशासन हे नालायक प्रशासन आहे, 100% नालायक प्रशासन आहे। पैसे खाण्याकरता मोठ्या प्रमाणात एक काम करत असं मला वाटते। मी आता याचं अतिक्रमण बंद करण्यासाठी मी आता कमिशनरला जाऊन बोलतो आणि ताबडतोब अतिक्रमण बंद करायला लावतो। आणि ज्या पद्धतीने अतिक्रमण तोडत आज अतिक्रमण वाढत असताना महानगरपालिकेचं काम होतं, डोळे लावून बसले होते का? एवढं मोठं जर कोणी अतिक्रमण जर शहरामध्ये करत असेल तर त्यांनी तेव्हा पाहायला पाहिजे होतं। अतिक्रमण पहिल्यांदा करू द्यायचं, नंतर तोडायचं आणि व्यापाराचं नुकसान करायचं, व्यापाऱ्यांना रस्त्यावरती आणायचं। आज लोक मोठ्या प्रमाणामध्ये कर्ज घेऊन दुकानं बांधतात, कर्ज घेऊन दुकानं विकत घेतात। आपापल्या पद्धतीने कोणी बास्केटा बाहेर बांधतो किंवा काही कोणी साड्या बाहेर लावत असेल तर त्याला आपलं साडे सांगता येईल ना, तुम्ही साडे तुमच्या आतमध्ये ठेवा, तुम्ही लावलेलं सामान आतमध्ये ठेवा। पण या पद्धतीने लूटमारी केल्यासारखं हे काम जर महानगरपालिका करत असेल तर आम्ही हे खपवून घेणार नाही, लोकप्रतिनिधी खपवून घेणार नाही। आणि भारतीय जनता पार्टीचे सरकार या ठिकाणी। कोल्हापुर जिले में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति निर्माण हुई है। इसी पार्श्वभूमि पर जिलाधिकारी राहुल रेखाराव और जिला पुलिस प्रमुख शैलेश बलकवड़े इन्होंने शिरोल हाथकणंगले तहसील का दौरा किया। साथ ही नदी गांव के आसपास रहने वाले सरपंच, ग्राम सेवक और लोक प्रतिनिधि इनकी बैठक ली और सतर्कता बरतने का आदेश दिए। नमस्कार, मी राहुल रेखावार, जिल्हाधिकारी कोल्हापूर। सध्या
पावसाची परिस्थिती अतिशय गंभीर झालेली असल्यामुळे पुराची परिस्थितीही हळूहळू गंभीर होत चाललेली आहे. आपल्या पंचगंगा नदीतील आणि कृष्णा नदीतीलही पाण्याची पातळी झपाट्याने वाढत असल्यामुळे शिरोळ तालुका, हातकणंगले तालुका, इचलकरंजीचा काही भाग, करवीर तालुक्याचा काही भाग या सर्व भागांमध्ये आता लवकरच पूर परिस्थिती उद्भवेल. त्या दृष्टीने संपूर्ण जिल्हा प्रशासन सज्ज आहे आणि आपल्या सर्व तयारीचा आढावा घेण्यासाठीच आज जिल्हास्तरावरील अनेक अधिकाऱ्यांना प्रत्येक तालुक्यामध्ये पाठवून त्या तालुक्यातील सर्व पूर परिस्थितीची पाहणी आणि प्रशासनाच्या तयारीची पाहणीही करण्यात आली. शिरोळ तालुक्यातील आपल्या पुराच्या पाण्यामुळे संपर्क तुटतो अशी जी प्रमुख रिलीफ सेंटर्स आहेत, ज्या ठिकाणी आपण नागरिकांना स्थलांतरित करून ठेवतो, जसे की कुरुंदवाड, तेरवाड, हेरवाड, कवठेगुलन, सैनिक टाकळी, दत्तशिरोळ साखर कारखान्यावरील आपल्या पॉलिटेक्निक कॉलेजचं केंद्र, झेले हायस्कूल आहे, या सर्व ठिकाणांची पाहणी केली. सर्व ठिकाणी नागरिकांशी संवाद साधला. तेथील सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, सर्व संबंधित अधिकारी, गावस्तरीय सर्व अधिकारी, ग्रामसेवक, तलाठी, पोलीस पाटील यांच्याशी पण संपर्क साधला. सर्वजण आत्मविश्वासाने सर्व गावकऱ्यांच्या मदतीने या आपत्तीचा सामना देण्यासाठी तयार आहेत. सर्व ठिकाणी सर्व नेमणुका झालेल्या आहेत आणि सगळ्यात महत्त्वाची बाब, सर्व ठिकाणातील गावातील गावकरी अतिशय आत्मविश्वासाने आम्हालाच हे सांगत होते की आम्ही सर्वजण यासाठी तयार आहोत. कोणतीही आवश्यकता पडली आम्ही गावातूनच ती आवश्यकता संपूर्णपणे करण्याचा प्रयत्न करू, हे आश्वासनसुद्धा सर्व गावकऱ्यांनी दिले, सर्व लोकप्रतिनिधींनी दिले. त्याबद्दल मी त्यांचाही आभारी आहे. आणि या सर्व विपत्तीच्या परिस्थितीमध्ये जिल्हा प्रशासन, तालुका प्रशासन संपूर्णपणे सर्व नागरिकांसाठी 24 तास कार्यरत असेल. कुठेही कोणतीही अडचण होऊ दिली जाणार नाही. जर कोणती अडचण तयार झालीच तर ती तात्काळ सोडवण्याचं सुद्धा नियोजन अतिशय बारीक पद्धतीने तालुका स्तरावर सुद्धा करण्यात आलेलं आहे, ग्रामस्तरावरही करण्यात आलेलं आहे. सर्व बाबींची खात्री मी स्वतः शिरोळ तालुक्यामध्ये केली आहे. फक्त एवढंच आवाहन करतो की आपण कोणत्याही अफवांना बळी पडू नये आणि आपल्याला कोणतीही खात्रीलायक माहिती पाहिजे असेल तर आपण आपल्या गावचे ग्रामसेवक, आपल्या गावचे तलाठी किंवा पोलीस पाटील यांच्याशी तात्काळ संपर्क साधावा. औरंगाबाद का संभाजी नगर, उस्मानाबाद का धाराशिव और मुंबई एयरपोर्ट का नाम दीबा पाटिल, यह फैसला पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा लिया गया था, लेकिन इस फैसले का शिंदे और फडणवीस सरकार द्वारा रोक लगा दी गई. इस वजह से कन्नड़ सोएगांव विधानसभा क्षेत्र के शिवसेना विधायक ने उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया. शिवसेना आमच्या हक्काची नाही, कुणाच्या बापाची. शिवसेना आमच्या हक्काची नाही, कुणाच्या बापाची. ठाकरे परिवाराला हे पूर्ण महाराष्ट्र ठाकरे परिवाराला मानतो. ठाकरे परिवार हा ब्रँड आहे, ब्रँड. उद्धव ठाकरे साहेब हा ब्रँड आहे, ब्रँड. या ब्रँडला केव्हाच टच बसणार नाही. आता जे झालं असेल मी कोणाला नाव ठेवत नाही किंवा माझी ती लायकी नाही, माझी ती पातळी नाही, समजून घ्या की मी त्यांना काय बोलेल किंवा काय करेल. पण मी म्हणतो की आपल्या उद्धव ठाकरे साहेबांचं सरकार पुन्हा येणार आहे. आपल्या पद्धतीने आपण काम करू, चांगलं काम करू. आणि माझं काम काय आहे का, आता जी निवडणूक येणार आहे त्या निवडणुकीमध्ये माझं काम काय आहे का, तुम्हाला निवडून आणण्याकरता माझं रक्ताचं पाणी करून तुमच्याकरता फिरणं, सगळ्या गोष्टींचं मदत करणं, सहकार्य करणं. त्या पद्धतीने तुम्ही पण तुमचं मतदारसंघ, तुमचं गाव सांभाळा आणि येणाऱ्या काळामध्ये आपण आपल्या पद्धतीने ताकद लावू. आणि ताकद लावून आपण बोलतो कमी आणि काम जास्त करतो. आज या निमित्ताने मी तुम्हाला हे सांगतो की आपल्याला लवकरात लवकर मी उद्धव ठाकरे साहेबांची तारीख येणार आहे आणि आपले जे शिवसैनिक, जे ओरिजिनल शिवसैनिक आपले, तुम्ही लिस्ट बनवून त्यांच्या आपण त्याच्यावर जाऊ, 10 मिनिटं त्याच्याशी गप्पा मारू. मी पूर्ण मुंबईला आपण गाड्या. जय भीम इंडिया न्यूज में यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक. नमस्कार दोस्तों, मैं नॉलेज ट्रैफिक से बात कर रहा हूं. क्या आपको ट्रेडिंग सीखना है? तो ये सीखने के लिए आप कितना फीस दोगे? 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 या 75,000? ऐसे बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की फीस लेके आपको खाली सिखाते हैं और बाद में फोन भी नहीं उठाते, राइट? यहाँ नॉलेज ट्रेड एफएक्स आपको सिखाने वाला है, उसके साथ साथ आपके साथ पूरा ट्रेडिंग का जर्नी आपको दिखाने भी वाला है. तो देखते हैं नॉलेज ट्रेड एफएक्स से आपको क्या मिलने वाला है. यहाँ पे आपको $200 का फीस देना है. वो फीस में आपको सबसे पहली चीज मिलेगी जो है आपको बेसिक ट्रेडिंग का ट्रेनिंग. उसके साथ दूसरी चीज मिलेगी एडवांस ट्रेनिंग, जिसमें ग्राफ्स कैसे पढ़ने हैं,
कैंडल्स कैसे पढ़ने हैं, इंडिकेटर्स कैसे लगाने हैं, इवन दो सिग्नल्स कैसे जनरेट करने हैं, ये भी सिखाया जाएगा, जिसके लिए लोग बाहर 20,000 से 75,000 तक का फीस चार्ज करते हैं। ये भी आपको ओनली $200 में यहाँ पे मिलने वाला है। इसके बाद तीसरी जो चीज मिलने वाली है आपको वो है सिग्नल्स। ये सिग्नल्स की एक्यूरेसी 70 से लेके 90-95% तक है। ये भी सिग्नल्स आपको फ्री में मिलेंगे, जिसके लिए बाहर चार्ज किया जाता है 5,000 से 20,000 तक महीने का, राइट। इससे भी सबसे बेहतरीन चीज क्या है दोस्तों पता है? नॉलेज ट्रेड एफएक्स यही $200 आपको वापस आपके ट्रेडिंग अकाउंट में देने वाला है, जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग करके प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हो। तो हुआ ना ये अकाउंट फ्री, ये ट्रेनिंग फ्री, क्योंकि $200 तो आपको वापस ट्रेडिंग अकाउंट में मिल गए। नॉट ओनली दिस, तो इसके साथ जो सपोर्ट मिलने वाला है ना दोस्तों, ये $200 जब तक आपके अकाउंट में है तब तक लाइफ टाइम यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलने वाला है। वो टेलीफोनिक रहेगा, वो इंटरनेट पे रहेगा, जूम पे रहेगा, और आपको फिजिकली सपोर्ट भी मिल रहा है। तो दोस्तों नॉलेज ट्रेड एफएक्स से इतनी सारी चीजें आपको मिल रही है, आप तो खुद करो ही करो, लेकिन अगर आपको नहीं करना है तो ये वीडियो अपने दोस्तों में भेजो, और जो नंबर नीचे दिया गया है ये नॉलेज ट्रेड एफएक्स का नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट करो और अपना ट्रेडिंग खुद करना सीखो। इसके साथ नीचे दिया गया नंबर ये नॉलेज ट्रेड एफएक्स का नंबर है, तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। सो विश यू ऑल अ हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैव अ सक्सेसफुल ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी। काड़े आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kadepailshospital.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। यह मानसून सत्र 18 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। भारतीय संसद हमारे लिए तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ खुले मन से संवाद होगा, वाद विवाद और आलोचना होनी चाहिए, लेकिन इस सदन का इस्तेमाल सकारात्मक चीजों के लिए किया जाना चाहिए। ऐसी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कही गई। सदन के सभी माननीय सदस्य राष्ट्र में नई ऊर्जा भरने के लिए निमित्त बने, उस अर्थ में ये सत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसी समय राष्ट्रपति पद और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हो रहे हैं। आज मतदान भी हो रहा है, और इसी कालखंड में देश को नए राष्ट्रपति, नए उपराष्ट्रपति, उनका मार्गदर्शन प्रारंभ होगा। हम हमेशा सदन को संवाद का एक सक्षम माध्यम मानते हैं, तीर्थ क्षेत्र मानते हैं, जहां खुले मन से संवाद हो, जरूरत पड़े तो वाद विवाद हो, आलोचना भी हो, बहुत उत्तम प्रकार का एनालिसिस करके चीजों का बारीकियों से विश्लेषण हो, ताकि नीति और निर्णयों में बहुत ही सकारात्मक योगदान हो सके। मैं सभी आदरणीय सांसदों से यही आग्रह करूंगा
कि गहन चिंतन, गहन चर्चा, उत्तम चर्चा और सदन को हम जितना ज्यादा प्रोडक्टिव बना सके, सदन को जितना ज्यादा फ्रूटफुल बना सके, उसलिए सबका सहयोग हो और सबके प्रयास से ही लोकतंत्र चलता है, सबके प्रयास से ही सदन चलता है, सबके प्रयास से ही सदन उत्तम निर्णय करता है। और इसलिए सदन की गरिमा बढ़ाने के लिए भी हम सब अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए इस सत्र का राष्ट्रहित में सर्वाधिक उपयोग करें और हर पल याद रखें कि आजादी के लिए जिन्होंने अपनी जवानी खपा दी, अपना जीवन खपा दिया, जिंदगी जेलों में काटी, कुछ ने शहादत स्वीकार की, उनके सपनों को ध्यान में रखते हुए और जब 15 अगस्त सामने है तब सदन का सर्वाधिक सकारात्मक उपयोग हो, यही मेरी सबसे प्रार्थना है। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वटकलियां मनाए गए किसान कामगार पार्टी के वर्धापन दिन के पूर्व तैयारी के नियोजन पर मानगांव यहां कुंभी भवन में एक अहम बैठक आयोजित की गई थी। इसमें पूर्व विधायक पंडित पाटिल इन्होंने उनकी तीखी राय व्यक्त करते हुए कहा कि किसी भी राजनीति पार्टी और उसके विचारों का कभी अंत नहीं होता। पार्टी में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। भविष्य में शेका पार्टी और अधिक संगठनात्मक रूप से विकास होगा। अहो ती आताच परिस्थिती आघाडी कोण कुठल्या पक्षात आहे? आज शिवसेनेला उद्धव साहेबांना लोक भेटतात, ती परत शिंदे गटात जातात। अजून ती जरा समुद्र जो खवळलेला आहे तो शांत होऊन दे, शांत झाल्यावर ती योग्य प्रतिक्रिया करेल। पण मी ठामपणे सांगतो, त्यावेळेला पण सांगत होतो, कुठला पक्ष कधी संपत नाही, विचार कधी संपत नाही। लोकांना वाटलं आम्ही मंत्री झालो, पालकमंत्री झालो, पण डिशेटला पाडला म्हणजे रायगड जिल्ह्यातला शेका पक्ष संपेल। पक्ष हा कधी संपत नाही, पक्षाचे चढ उतार होत असतात। मला निश्चित खात्री आहे भविष्यामध्ये शेतकरी कामगार पक्षाला दिवस चांगले आलेले आहेत आणि जनतेचा विश्वास या पक्षावरती आहे। आज आमच्याकडे कुठली सत्ता नाही, आज आमच्याकडे कुठली सत्ता नाही, काय कुठली प्रमाण, काय कुठला विकास निधी नाही, तरी पण आज लोक एवढं प्रेम करतात कारण सर्वसामान्य माणसांचा या असल्या दलबदलू लोकांवरचा विश्वास उडालेला आहे। जिला परिषद कर्मचारी भवन अकोला में धम्मचक्र प्रवर्तन दिन महोत्सव 2022 की एक अहम बैठक का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय बौद्ध महासभा PJ वानखड़े ने की और कार्यक्रम में पूर्व एवं विद्यमान एडवोकेट बाला साहेब आम्बेडकर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में चलने वाली संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। आने वाले धम्मचक्र प्रवर्तन दिन महोत्सव किस तरह मनाया जाए और इसमें विभिन्न समितियों का गठन करके चिंतन बैठक का आयोजन किया गया। जे वानखेड़े, जिलाध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा अकोला। निवेदन करता हूँ, भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्षा मीराताई अंबेडकर, इनके प्रेरणा से और श्रद्धेय एडवोकेट बाला साहेब अम्बेडकर, इनके मार्गदर्शन में हर साल अकोला शहर में धम्मचक्र प्रवर्तन दिन बड़े पैमाने पर उत्साह के साथ किया जाता है। ये साल भी उसका नियोजन किया है। ये कार्यक्रम आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी समितियां गठन की जाती है। 22 प्रकार की समितियां हैं। उस समिति गठन करने के लिए आज श्रद्धेय बाला साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में चलने वाली सारी संस्था, भारी बमस, वंचित बहुजन आघाड़ी, महिला आघाड़ी, विद्वत सभा, युवक आघाड़ी, ये सारे आघाड़ियों के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में 22 समितियां गठन करने का विषय रखा गया। तो उन लोगों ने जो लोगों को इस समितियां में सहभाग लेना है, उनकी तरफ से
हमने अर्ज प्राप्त किए हैं और वो अर्ज देखकर उस समिति का गठन करके आगे के हफ्ते में अच्छी तरह की कार्यवाही की जाएगी। पूर्व विधायक तथा हाथकणंगले तहसील पेटगांव में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर महाविद्यालय के अध्यक्ष नाना साहेब माने इनका 14 जुलाई को निधन हो गया। इसी को लेकर रक्षा विसर्जन के अवसर पर महाविद्यालय के सभागृह में कई मान्यवरों द्वारा माल्यार्पण कर अभिवादन किया गया। जयप्रकाश एज्युकेशन सोसायटीचे संस्थापक चेअरमन व वडगावचे माजी आमदार ॲडव्होकेट नानासाहेबजी माने यांचं दिनांक 14 जुलै रोजी निर्वाण झालं। आज त्यांचा जलदान विधीचा म्हणजेच रक्षा विसर्जनाचा कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न झाला। आज या कार्यक्रमासाठी आदरणीय नानासाहेब माने हे व्यक्तिमत्व समाज, संस्कृती, शिक्षण, राजकारण या सर्वच क्षेत्रात परिचित असल्या कारणानं बरीच मान्यवर मंडळी उपस्थित राहिलेली होती। यामध्ये स्वामी विवेकानंद संस्थेचे CEO कौस्तुभ गावडे सर, शिवराज महाविद्यालयाचे संस्थापक आदरणीय किसनरावजी कोराडे साहेब, माननीय शिर्के सर, माननीय जीबे आंबपकर सर, माननीय देसाई साहेब, माननीय आलोक जतगाटकर सर, जयप्रकाश एज्युकेशन सोसायटी संस्थेचे सर्व पदाधिकारी, मिस क्लार्क हॉस्टेलचे सर्व पदाधिकारी, महाविद्यालयाचा सर्व आजी माजी स्टाफ, विद्यार्थी-विद्यार्थिनी, नानासाहेब माने यांना श्रद्धांजलीच्या वाहण्याच्या निमित्तानं आपण सगळे जमलेले आणि इथं उपस्थित आणि अनुपस्थित असून सुद्धा मनापासून सामील असलेल्या बंधू भगिनींनो, माने घराण्याचा आमचा 50-60 वर्षाचा संपर्क आला। स्वातंत्र्यानंतर जन्माला आलेल्या शेतकरी आणि 18 पगड बहुजन समाजातील विद्यार्थी पुढची पिढी म्हणून आम्ही एकत्र आलो। गडिंग्लजला प्रांत साहेब होते माने साहेब, तिथून आमचा संबंध आला। त्यांच्या लहान भगिनी लीलाताई ह्या माझ्या वर्ग भगिनी, त्यावेळी दलित समाजातली पदवीधर होणारी ती पहिली मुलगी, एकंदर बॅरिस्टर मानेंच्या पासून ते आता नानासाहेब मानेंच्यापर्यंत आणि त्यांच्या नातीपर्यंतचा या 3 पिढ्यांचा इतिहास म्हणजे केवळ माने घराण्यापुरता इतिहास नाही, तर तो शाहू महाराजांनी बहुजन समाजाला खुल्या केलेल्या शिक्षणाचा परिणाम असा हा इतिहास आहे। म्हणून मी विनंती करेन प्राचार्य साहेबांना आणि इतरांना सगळ्या सहकाऱ्यांना की हा इतिहास अक्षरबद्ध करूया। जयप्रकाश एज्युकेशन सोसायटीचे संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय नानासाहेब माने यांचं नुकतंच निधन झालं। त्यांच्या स्मृतीला विनम्र अभिवादन करतो। खरं तर नानासाहेब माने यांनी इथल्या परिसरासाठी जी शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून दिली, त्या माध्यमातून कित्येक घरामध्ये शिक्षण घेऊन पदवीधर विद्यार्थी झालेत, विशेष करून मुली झाल्या। आतापर्यंत खूप लोकांना घडवण्यामध्ये, विशेषतः विद्यार्थ्यांना घडवण्यामध्ये नानासाहेबांचं योगदान आहे, ते प्रचंड मोठं आहे। की महाविद्यालय हे समतेचं केंद्र, चळवळीचं केंद्र झालं पाहिजे ही भूमिका ठेवून सतत आयुष्यभर ते संघर्ष करत राहिले। त्यानिमित्तानं त्यांनी अनेक कार्यकर्ते हे उभा केले। त्याच्यामध्ये विशेष उल्लेख करायचा झाला तर PS गाडगे सर, आदरणीय सुरेश कांबळे सर, पत्रकार दीपक कांबळे सर, अनेक लोकांचा उल्लेख करता येईल। मिंच्याशी त्यांचा विशेष असा स्नेह होता की प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या घरी जाऊन प्रत्येक सुखदुःखामध्ये सहभागी होण्याचा त्यांचा जो गुण आहे तो गुण खरोखर वाखाणण्यासारखा होता। नानासाहेब माने सर आज आपल्यात नाहीत, ही खरोखर फार मोठी चळवळीची आणि विद्यार्थ्यांची न भरून येणारी हानी झालेली आहे। त्यांच्या निधनानं समस्त जी काही परिवर्तनाची चळवळ आहे ती चळवळ पूर्ती झालेली आहे अशी माझी आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जय भीम इंडिया न्यूज।